Good morning, students. Today's class is arranged for class 9th, and we are going to continue the chapter 1, which is matter in our surroundings. So in the last class we have studied different effect of temperature on state of matter. हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस डिपेंडिंग ऑन द चेंज ऑफ टेम्परेचर को जैसे ही चेंज करें तो स्टेट ऑफ मैटर भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो. सो हमने दो टॉपिक जो है उसमें हमारा रह गया था, दैट इज़ सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन, विच इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, जो डायरेक्ट चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. सॉलिड से अगर हम कहें सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड, मतलब बीच का जो स्टेट है वो स्किप कर जाता है. डायरेक्ट चेंज होता है सॉलिड से गैस के तरफ एंड गैस से सॉलिड की तरफ, जहाँ पे लिक्विड फॉर्मेशन होता नहीं है. कल हमने जो पढ़ा था वो चेंज ऑफ स्टेट जो है वो सॉलिड से लिक्विड की तरफ था, जिसको हमने मेल्टिंग कहा, एंड लिक्विड टू गैस विच इज़ वेपराइजेशन. ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो डायरेक्ट चेंज होगा, स्किप लिक्विड स्टेट जो है उसको स्किप करके, जैसे कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन. आप यहाँ से देख सकते हो, एरो का पोजीशन देखो तब पता चल जाएगा. सॉलिड से गैस की तरफ एरो जा रहा है, दैट मीन्स इफ़ अ मैटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैस डायरेक्टली विदाउट टचिंग द लिक्विड स्टेट, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. एंड डेपोजिशन वही है, रिवर्स प्रोसेस. अगर सब्लिमेशन सॉलिड से गैस था तो डेपोजिशन है गैस से सॉलिड. ठीक है, गैस कोई भी मैटर जो गैस हो, गैसियस स्टेट में हो, एंड वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में अगर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेपोजिशन, मतलब डिपॉजिट हो रहा है. ठीक है, तो उसका एक्टिविटी हम अभी करेंगे, मतलब ये सब्लिमेशन प्रोसेस एंड डिपॉजिशन प्रोसेस की एक्टिविटी अभी हम करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो डे टू डे लाइफ में रूटीन में आप देखते भी हो कहीं ना कहीं, या आपने सुना भी होगा बट आपने कभी कनेक्ट नहीं किया होगा. दिस इज सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन. सो वी विल डू एन एक्टिविटी विच यू ऑलरेडी नो. उसका रिजल्ट जो है वो आप जानते हो, बट आपको कनेक्ट करना है कि कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है कोई मैटर, एंड वो प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन है या डेपोजिशन है. तो बेसिकली जब आपको एग्जामिनेशन में पूछे कि डिफाइन सब्लिमेशन, डिफाइन डेपोजिशन, यू हैव टू राइट लाइक sublimation, a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state, or vice versa. What do you mean by vice versa? वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी हो सकता है, रिवर्स. जैसे कि सॉलिड से गैस की तरफ सब्लिमेशन हुआ तो गैस से सॉलिड की तरफ हो सकता है, बट ये जो है यहाँ पे प्रोसेस चेंज हो जाता है. ये वाइस वर्सा इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो है हम एक स्टेट को स्किप करके कहते हैं. ठीक है, सो अगर आप डेफिनेशन में, ये मैंने समझने के लिए लिखा है, डेफिनेशन में अगर ब्रैकेट में जो दिया है वो ना लिखो तब भी अच्छा है. ठीक है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेपोजिशन? डेपोजिशन वो होता है जो डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज डेपोजिशन. मतलब डायरेक्ट चेंज, गैस से सॉलिड की तरफ डायरेक्ट चेंज जो होता है उसको हम डेपोजिशन कहते हैं. ठीक है, सो बोथ दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो गैस टू लिक्विड भी होता है, लिक्विड टू सॉलिड भी होता है. ये हम आगे पढ़ेंगे, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, ये वगैरह हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अभी सब्लिमेशन एंड डेपोजिशन पता चल गया होगा. अभी उसके रिलेटेड ही एक एक्टिविटी हम करेंगे जो आपके टेक्स्ट में ऑलरेडी दिया है, एक्टिविटी 1.13. ठीक है, ये एक्टिविटी जो है दिस इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू सब्लिमेशन. ये सब्लिमेशन प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में सब्लिमेशन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, इवन फिलिंग द ब्लैंक्स में भी बहुत बार पूछा है. जैसे कि डायरेक्ट सब्लिमेशन का जो डेफिनेशन है वो पूछा है, या कोई एक्टिविटी दे देते हैं जैसे कि कैम्फर है. कैम्फर मतलब वो जो नैफ्थलीन बॉल्स है ना, इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह यूज़ करते हैं हम, वॉश बेसन में हर जगह डाल के रखते हैं. एक वाइट कलर का बॉल आता है जो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में मतलब गैसियस फॉर्म में वो कन्वर्ट होता जाता है, और वो वाइट कलर का बॉल जो है छोटा छोटा होकर एकदम से डिसअपियर हो जाता है. सो दैट इज़ कैम्फर. या तो कर्पूर, जो हम
पूजा के लिए यूज़ करते हैं, दैट थिंग। एंड अमोनियम क्लोराइड एक केमिकल है जो अमोनियम क्लोराइड से यहाँ पे हमें एक्टिविटी करना है, सब्लिमेशन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, एग्जाम्पल्स किस तरह के, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स। अगर सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स बताए तो कैसे एग्जाम्पल्स होने चाहिए? जो मैटर डायरेक्टली सॉलिड में से गैस में कन्वर्ट होता हो, वैसे मैटर्स के एग्जाम्पल आपको बताने चाहिए। जैसे कि कर्पूर है, ठीक है, अगर आप बहुत देर तक बाहर रखो उसको, बहुत दिन तक बाहर रखो तो अपने आप वो डिसअपियर होता जाएगा। एक्चुअली वो ऐसे ही गायब हो रहा है? नहीं, सॉलिड स्टेट में से वो गैसियस स्टेट में इवॉपरेट होता है एंड धीरे धीरे डिसअपियर होता जाता है, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज पर्टिकुलरली सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड में ना कन्वर्ट होना, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन प्रोसेस के एग्जाम्पल्स आपको याद रखने होंगे ये सब। सो कमिंग टू द एक्टिविटी 1.13, टेक सम अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर, ठीक है। कैम्फर वही है जो नैफ्थलीन बॉल्स हमने कहा, या तो कर्पूर कह लो, ठीक है। सो टेक सम अमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। मैंने ये चाइना डिश जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ चाइना डिश। मैंने लैब में आपको बताया था एक वाइट कलर का जो कप एंड सॉसर बनते हैं ना जो कांच के, वैसे ही एक वाइट कलर का डिश मैंने आपको बताया था, दैट इज़ कॉल्ड एज चाइना डिश। चाइना डिश में आपको अमोनियम क्लोराइड लेना है एंड उसको अच्छे से पाउडर्ड फॉर्म में कर देना है, क्रश कर देना है। एंड जैसे ही आप अरेंजमेंट देख रहे हो फिगर में, यू हैव टू टेक अ फनल एंड पुट इट इन एन इन्वर्टेड फॉर्म। फनल को आपको उल्टा करके रख देना है चाइना डिश को कवर करते हुए, ठीक है, जैसे आप फिगर में देख रहे हो। यू हैव टू पुट अ फनल इन एन इन्वर्टेड फॉर्म ओवर द चाइना डिश एंड पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम। स्टेम मतलब फनल का जो स्टेम पार्ट होता है, जो लॉन्ग नैरो पार्ट होता है, उसके एंड में जहाँ पे ओपनिंग होती है फनल की, वहाँ पे आपको कॉटन, रुई जो होता है उसका थोड़ा सा निकाल के उसको आपको पूरा वहाँ पे ढक देना है। वो जो जितना फनल का ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ द माउथ है, वहाँ पे आपको कम्प्लीटली ढक देना है कॉटन पीस से, ठीक है। सो पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल एज यू कैन सी इन द फिगर। नाउ फिगर में क्या क्या बताया, एक बर्नर से अब क्या कर रहे हैं हम ये पूरे अपैरेटस को हम हीट कर रहे हैं बर्नर के थ्रू, ठीक है। ट्राइपॉड, ये जो स्टैंड है इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड में अगर आपको याद हो, ये सारे अपैरेटस मैंने आपको 8th स्टैंडर्ड में लैब में जाके बताए थे, ठीक है। सो ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके ऊपर चाइना डिश रखना है जिसमें अमोनियम क्लोराइड है क्रश किया हुआ, उसको कवर करते हुए इन्वर्टेड फनल रखना है आपको, एंड फनल के माउथ में आपको कॉटन पीस रख देना है, ठीक है। एंड नाउ यू हैव टू प्रोवाइड हीट, टेम्परेचर, बर्नर से आपको हीट करना है। तो आपको क्या प्रोसेस दिखाई देगा जैसे ही आप अमोनियम क्लोराइड को हीट करोगे? सो व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन देयर? ऑन हीटिंग द वेपर्स ऑफ द अमोनियम क्लोराइड गैस गेट्स डेपोजिटेड ऑन द इनर वॉल्स। मतलब ये जो सॉलिड है अमोनियम क्लोराइड, उसमें आप जब आप हीट करोगे तो उसमें से कुछ गैस निकलेंगे जो आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा मैं जूम करके बताती हूँ तभी आपको दिखेगा। सी, यहाँ पे आप देख सकते हो अमोनियम क्लोराइड का जो सॉलिड फॉर्म है, इसमें से गैस ऊपर आ रहा है, ठीक है। जो अमोनियम क्लोराइड वेपर्स यहाँ पे लिखा है, तो वेपर्स जैसे ही ऊपर आते हैं तो फनल एकदम कम हो जाता है। वहाँ पे फनल की थिकनेस जो है, यहाँ पे जितना थिकनेस था वो थिकनेस कम होते ही क्या हो जाता है, ये सारा गैस कंडेंस होके सॉलिड हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो फनल के ये पार्ट है, वहाँ पे फनल के ये पार्ट में अमोनियम क्लोराइड वापस से सॉलिड होके जमा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी जमा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी जमा हो रहा है कॉटन प्लग के यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही वेपर्स बन के ऐसे ऊपर उड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये वेपर्स सारे यहाँ पे जैसे ही फनल की थिकनेस कम हो जाती है, मतलब जगह कम हो जाती है वेपर्स को ऊपर जाने के लिए, तो वो प्रेशराइज्ड हो जाता है एंड वापस से गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड है, व्हेन इट कन्वर्ट्स टू गैस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। व्हेन अ सॉलिड मैटर डायरेक्टली converts into gaseous matter, then that process is called as sublimation। एंड यहाँ पे देखो जैसे ही गैस बन रहा है तो गैस में से वापस से सॉलिड बन रहा है, तो वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने वाइस वर्सा वहाँ पे बताया था। यहाँ पे जैसे ही गैसियस फॉर्म आ रहा है अमोनियम क्लोराइड का, वही गैसियस फॉर्म वापस से सॉलिडिफाइड हो रहा है, मतलब गैसियस फॉर्म से वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं डेपोजिशन, ठीक है। सो यही एक एक्टिविटी में आप दोनों प्रोसेस देख सकते हो।
ठीक है. ऑन हीटिंग द वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द फनल एंड नियर द कॉटन प्लग के वहाँ पे भी डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है. एंड डिपॉजिट होने वाले प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं. जैसे ही अमोनियम क्लोराइड वेपर बन जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन. बिकॉज वेपराइजेशन कब कहते हैं, वेपराइजेशन तब कहते हैं जब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आ रहा है. कंफ्यूज मत हो जाना. जब लिक्विड कोई मैटर अगर गैसियस फॉर्म में आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन. बट जब सॉलिड मैटर गैसियस फॉर्म में हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. ठीक है. ऐसे याद रख देना, सॉलिड से गैस हो रहा है तो सब्लिमेशन, लिक्विड से गैस हो रहा है तो दूसरा हो जाएगा वेपराइजेशन. ठीक है. सो हियर इट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन बिकॉज द अमोनियम क्लोराइड इज सॉलिड इन नेचर. सॉलिड से गैस हो रहा है, दैट्स वाई वी कॉल इट एज सब्लिमेशन. सो दैट इज योर ऑब्जर्वेशन. नाउ हाउ विल यू कंक्लूड दिस एक्टिविटी. कंक्लूजन में आपको क्या पता चल रहा है, अ सॉलिड ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग द लिक्विड. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड ऑन हीटिंग कन्वर्टेड इनटू गैस. अमोनियम क्लोराइड जो सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट हो गया without changing into liquid. That process is called as sublimation. Now next conclusion what you can observe here, then it is deposited again after changing into gas, it will again change into the solid form. It is deposited in the solid form on the inner walls of the funnel. This direct conversion of gas to solid is called as डेपोजिशन. समझ में आया. ये एक एक्टिविटी में आपको दोनों प्रोसेस मिल जा रहा है, सब्लिमेशन भी मिल रहा है, डेपोजिशन भी मिल रहा है. सो दिस वाज अबाउट द एक्टिविटी विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक 1.13 सब्लिमेशन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके टेक्स्ट बुक में अलग से कोई हेडिंग नहीं दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, बिकॉज दिस इज़ द टॉपिक दैट यू लर्न इन द लोअर क्लासेस. बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बेसिक आपको बताना पड़ेगा. नो डाउट आपने प्रेशर तो पढ़ा ही होगा, 8th स्टैंडर्ड में आपने प्रेशर भी पढ़ा है, आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पढ़ा है. बट प्रेशर डिटेल में पढ़ा है एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जस्ट आपने एक डेफिनेशन करके छोड़ दिया था. ठीक है. तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ जब हम ये सब कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे देखो ये सब्लिमेशन, डेपोजिशन, ये जितना भी हम यहाँ पे प्रोसेस अभी पढ़ रहे थे, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर की चेंज के रिलेटेड, ये हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे थे. मतलब टेम्परेचर की वजह से या तो टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या तो टेम्परेचर कम हो रहा है, जिसकी वजह से एक एक स्टेट चेंज हो रहा है. सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, वापस गैस से लिक्विड हो रहा है. तो ये सब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था. अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ठीक है. तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअली, व्हाट डज इट मीन. डेफिनेशन रट के कोई मतलब नहीं है, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी जाके आपको आगे कॉन्सेप्ट पता चलेगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने शायद डेफिनेशन रट के रखा होगा, बट उससे कुछ नहीं होने वाला. आपको समझना होगा कि होता क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. बेसिकली प्रेशर क्या होता है, पहले तो प्रेशर क्या है वो समझ लो. प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस. आप प्रेशर दे रहे हो मतलब किसी चीज़ को आप, या तो मान लो कि आप टेबल को धक्का दे रहे हो. ठीक है. आप टेबल को परपेंडिकुलरली धक्का दोगे तभी जाके वो मूव करेगा. ठीक है. ये मैंने लास्ट 8th स्टैंडर्ड में हमने एक्टिविटी क्लास में करके भी मैंने बताया था. ठीक है. अगर आप कोई फोर्स के अगेंस्ट में परपेंडिकुलर फोर्स दोगे, वहाँ पे फोर्स और प्रेशर होगा बट मूवमेंट नहीं होगा. ठीक है. दैट इज़ वर्क डन. तो उतना डिटेल में नहीं जाना यहाँ पे, जस्ट आपको प्रेशर ध्यान में रखना है. प्रेशर मतलब किसी चीज़ को आप बाहर से फोर्स दे रहे हो. ठीक है. प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द एरिया. कोई भी सरफेस हो उसके परपेंडिकुलरली, मतलब 90 डिग्री में आप फोर्स दे रहे हो, दैट इज प्रेशर. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर. एसआई यूनिट क्या था प्रेशर का, पास्कल. ठीक है. पास्कल साइंटिस्ट का नाम है, उनके ही नाम से उनका ये जो प्रेशर है उसका यूनिट का नाम पड़ा है पास्कल. एंड व्हाट वाज द सिंबल फॉर दैट, PA. याद रहे पास्कल PA सिंबल है. P जो है वो कैपिटल लेटर है, A जो है वो स्मॉल लेटर है. सिंबल हमेशा ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, कैपिटल लेटर P, स्मॉल लेटर A फॉर पास्कल, प्रेशर का SI यूनिट. ठीक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 1 एटमॉस्फेयर. यहाँ पे मैंने ब्लू कलर में लिखा भी है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल. तो व्हाट डू यू मीन बाय 1 एटमॉस्फेयर. एक्चुअली पास्कल अगर प्रेशर का यूनिट है तो 1 एटमॉस्फेयर जो है, 1 एटमॉस्फेयर को छोड़ो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो
इसकी यूनिट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। सो जस्ट सिंपली ये याद रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट जो है वो ATM में लिखते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है ATM। वहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट आपको कैपिटल में नहीं लिखना, सब कुछ स्मॉल है। 1 एटमॉस्फेयर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। कोई भी गैस जो है अगर वो किसी मटेरियल को प्रेशर दे रहा है, वहाँ पे हम पास्कल यूनिट नहीं डालेंगे, वहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट डालेंगे। जैसे कि हम अगर टेबल को धक्का दे रहे हैं तो वहाँ पे एक्चुअली प्रेशर कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं, जो कि हम सॉलिड मैटर है, हम कोई गैसियस फॉर्म नहीं है। बट अगर आप मान लो कि जो बैलून है, बैलून को आप एयर से फिल कर रहे हो, तो बैलून जो है वो फुल एकदम से बहुत जल्दी, मतलब क्या कहते हैं उसको, फुल जाता है। तो वो एयर जो है, एयर की वजह से वो फुल रहा है वहाँ पे, ठीक है। जो बल्ज हो रहा है बैलून, वो एयर की वजह से हो रहा है। तो वहाँ पे कौन प्रेशर दे रहा है, एक्चुअली एयर दे रहा है। तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, प्रेशर, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। जब भी कोई गैस किसी को प्रेशर देगा, कोई भी मटेरियल को प्रेशर देगा, देयर वी से दैट जितना भी प्रेशर हम मेजर करेंगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेजर करेंगे, ठीक है। सो दैट इज, इसीलिए हम कहेंगे कि 1 एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ व्हाट, इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। गैस जब प्रेशर एक्सर्ट करता है तब हम यूनिट क्या लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये याद होना चाहिए। एंड 1 एटमॉस्फेयर को अगर पास्कल में आपको कन्वर्ट करना हो, जैसे कि आपने गैस का मेजर सब कुछ कर लिया कि गैस ने इतना प्रेशर दिया, ठीक है। सिलेंडर जैसे LPG सिलेंडर्स हैं, तो उनके प्रेशर्स जो है हमेशा एटमॉस्फेयर में आते हैं। तो उसको अगर आपको पास्कल में कन्वर्ट करना है, इसके लिए आपको कौन सा वैल्यू डालना पड़ेगा, वही यहाँ पे मैंने ब्लू इंक में लिखा है। 1 एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। मतलब आपने एटमॉस्फेयर में आपको एक आंसर मिल गया है, अगर उसको पास्कल में कन्वर्ट करना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस, ठीक है। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर ऑफ एयर, मतलब एयर। मान लो कि एटमॉस्फेयर जो है, आप जहाँ पे रह रहे हो उसका एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वो एटमॉस्फेयर में जितना भी प्रेशर है, अब तेज़ी से हवा चल रही है ज़्यादा, या तो आप कह लो कि जस्ट ऐसे ही मान लो कि आप जहाँ पे रुके हो वहाँ पे जितना भी एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ एटमॉस्फेरिक, इसको आपके जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसको हम जनरली 1 एटमॉस्फेयर मान के चलते हैं। मतलब उसको मेजर कर नहीं सकते क्योंकि हमें बाउंड्रीज पता नहीं है कहाँ कहाँ है एटमॉस्फेयर, हम बाउंड्रीज को तो कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है। सो वी जनरली टेक इट एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सी लेवल होता है हमारे अर्थ में, जितना भी सी लेवल है, सी लेवल के पास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर नॉर्मली हम मान के चलते हैं। एंड इसीलिए सी लेवल के पैरेलली जितना भी लैंड है, माउंटेन एरिया को छोड़ दो, लो लाइंग एरिया को छोड़ दो, माउंटेन एरिया एंड जो बड़े बड़े लो लाइंग एरिया है उनको छोड़ के सी लेवल के पैरेलली जितना भी लैंड एरिया है वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेरिक मान के चलते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमें ये पढ़ना है कि जनरली प्रेशर कैसे स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में अफेक्ट होता है। प्रेशर का भी बहुत ही रोल है मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए, जैसे टेम्परेचर का था। तो उसका हम आगे पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, चेंज ऑफ प्रेशर। ये शायद मैंने आपके लास्ट ईयर क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कभी कभी LPG सिलेंडर्स जो हैं वो खुला छोड़ देते हैं हम, घर बंद होता है तो बहुत मतलब 2-3 दिन के बाद अगर हम आके देखते हैं एकदम बंद कमरे में LPG सिलेंडर बहुत लीक हो जाता है, तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लिक्विड, मतलब एकदम गैसियस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सब क्या है, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसको भी एक प्रोसेस कहते हैं। तो ये सब क्या है, प्रेशर के, वहाँ पे टेम्परेचर मेनली एक्ट नहीं करता, वहाँ पे प्रेशर की भी रोल होती है। अगर एक गैस सिलेंडर बंद कमरे में या बंद पूरे घर में गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, देन प्रेशर प्लेज अ ग्रेट रोल देयर, क्योंकि पूरा कमरा बंद है, घर पूरा बंद है, तो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर नहीं आएगा, घर का जो प्रेशर है वो घर में ही रहेगा एंड प्रेशर विल बी इंक्रीजिंग। जैसे ही गैस मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे,
घर में, तो ऑलरेडी जितना प्रेशर है उससे भी प्रेशर बढ़ जाएगा घर का, है ना। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ता जाएगा तो वहाँ पे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो दैट मीन्स प्रेशर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टेट ऑफ मैटर, चेंजिंग अ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। सो उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका एक एक्टिविटी आपके टेक्स्ट में दिया है। एक्चुअली एक्टिविटी के फॉर्म में नहीं दिया है, जस्ट एक रेगुलर हम करके देखते हैं या तो समझाने के लिए जो एक फिगर दिया है वैसे ही दिया है। इट इज़ नॉट एन एक्टिविटी बेसिकली। ऐसा जो फिगर 1.8 है वो आप देख सकते हो टेक्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा एक सिलेंडर है, उसके ऊपर पिस्टन रखा है। पिस्टन मतलब प्रेस करने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ को प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉलिक्यूल्स कितने, अगर हमने थोड़ा उसको स्पेस दिया है, ऊपर यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे फिर स्पेस कम हो रहा है, यहाँ पे स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। तो जितना स्पेस है उतने ज़्यादा पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं गैस के, ठीक है। एंड जैसे ही हमने स्पेस कम कर दिया तो पार्टिकल्स जो हैं और भी पास में आ गए, मतलब हम प्रेशर दे रहे हैं वहाँ पे परपेंडिकुलर। मैंने बोला था व्हाट इज़ प्रेशर, इट इज़ अ फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर। यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते ही स्पेस कम हो जा रहा है, मतलब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था और यहाँ पे हम प्रेशर को बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही प्रेशर कम हो रहा है तो पार्टिकल्स पास में आ जा रहे हैं। ये हमने कब पढ़ा था, पार्टिकल्स जब पास में आ जाते हैं तो गैस जो है ऑब्वियसली उसके पार्टिकल्स दूर दूर फ्रीली मूव करते हैं, बट जैसे ही पार्टिकल्स पास में आ जाते हैं तो वो कौन सा स्टेट ऑफ मैटर बन जाता है, या तो लिक्विड या तो सॉलिड, ठीक है। सो जैसे ही आप यहाँ पे स्पेस कम कर रहे हो, प्रेशर ज़्यादा दे रहे हो, तो पार्टिकल्स पास में आ रहे हैं। और भी आप स्पेस कम करोगे तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचेगा, ऑब्वियसली सारे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एक साथ अलाइंड हो जाएंगे, या तो सॉलिड या तो लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। सो वी कैन से दैट प्रेशर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर through which the state of matter can be changed. By applying pressure, the particles of matter can be brought close together, and if we reduce the temperature also, यहाँ पे अगर हम temperature भी reduce करेंगे तो exactly गैस जो है वो liquefy हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने LPG सिलेंडर्स का बताया था, वहाँ पे हम प्रेशर भी कम कर रहे हैं, ऑब्वियसली प्रेशर भी ज़्यादा दे रहे हैं, एंड टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर भी अगर रिड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे हैं, हम टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं। याद रहे हमने अभी तक जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की बात कही थी। सब्लिमेशन हो, डेपोजिशन हो, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर हो, वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा बर्नर से हीट दिया था। बट यहाँ पे प्रेशर के मामले में हम अगर टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, मतलब एकदम कूलिंग इफेक्ट देंगे, तब जाके चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इफ़ वी रिड्यूस द टेम्परेचर द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कन्वर्शन ऑफ गैस टू लिक्विड। देखो ये मैं एक पहले जो मैंने एक चार्ट बताया था वो मैं अभी बताती हूँ आपको। सी दिस वन, गैस में से डायरेक्टली लिक्विड आ जाना, ये वाला, ठीक है, गैस में से लिक्विड। यहाँ पे मैंने कंडेंसेशन लिखा है, ठीक है, कंडेंसेशन, गैस में से लिक्विड कन्वर्ट होना। एक्चुअली कंडेंसेशन जनरल वे में कहा जाता है, अगर गैस में से सॉलिड फॉर्म में भी हो रहा है तो उसको भी हम कभी कभी कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन जो है वो जनरल फॉर्म से कहते हैं, बट बेसिकली अगर हम स्पेसिफाई करके कहें, जैसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, स्पेसिफिकली अगर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लिक्विफैक्शन कहते हैं, जो आपको अभी यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। इवन अगर आप नाम याद रखोगे ना, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। लिक्विफैक्शन मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विफैक्शन ऑफ गैस मतलब गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ गैस इनटू लिक्विड ऑन रिड्यूसिंग, हम वहाँ पे क्या कंडीशन दे रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं किस चीज़ को, टेम्परेचर को और प्रेशर को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऑन रिड्यूसिंग टेम्परेचर एंड अप्लाइंग प्रेशर इज कॉल्ड एज लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। So I hope you have understood what is sublimation, deposition and liquefaction of gas. Now moving on to the next topic which is evaporation. Evaporation भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। कौन से, आपको जनरली पता है evaporation क्या है, what is evaporation, कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है evaporation में। जनरली क्या, पानी को हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इवॉपरेट होगा पानी, मतलब क्या, लिक्विड से वेपर फॉर्म, ठीक है, लिक्विड में से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवॉपरेशन। द फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में,
बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब पानी हो तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट से कम, मतलब पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही वो इवॉपरेट होने लगे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही लिक्विड फॉर्म जो है पानी का वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगे, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवॉपरेशन। ठीक है, अगर डायरेक्टली जब 100 डिग्री सेल्सियस में इवॉपरेट होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग। ठीक है, वहाँ पे बॉईल हो रहा है ऐसे कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं चार्ट आपको बता देती हूँ। सी यहाँ पे देखो लिक्विड से गैस बॉइलिंग कहते हैं कभी कभी, या तो इवॉपरेशन कहते हैं। इवॉपरेशन तब कहते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में वो वेपर बनने लगे, दैट इज़ इवॉपरेशन। एंड जो बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज बॉइलिंग। ठीक है, सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इवॉपरेशन के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि आप समर में कपड़े सुखाते हो तो जल्दी सूख जाते हैं, विंटर सीजन में क्यों नहीं सूखते, और आप जब कपड़े धो के सुखाने के लिए डालते हो तो वो पूरा स्प्रेड करके क्यों डालते हो। तो ये सब इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो इवॉपरेशन के अंदर आएगा। जो आप अगर अंदर का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो एक ही आंसर सबके लिए होगा, आप लिख पाओगे। ठीक है, सो व्हाट डू यू मीन बाय इवॉपरेशन? बाय डेफिनेशन, the phenomenon of changing of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called as evaporation. Now evaporation occurs at the surface of the liquid. ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट अगर आप समझ जाओगे तो सारा इनडायरेक्ट क्वेश्चन अपने आप लिख पाओगे। इवॉपरेशन occurs at the surface of the liquid, मैंने बोला था बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही इवॉपरेट होता है या तो वेपर बन जाता है पार्टिकल। तो ये पार्टिकल वेपर सिर्फ और सिर्फ सरफेस से ही वेपर बनते हैं। मतलब अंदर के जो लिक्विड अगर आप एक ग्लास में लोगे तो ग्लास का जो सरफेस बाहर एयर से जितना भी कांटेक्ट है पार्टिकल का, वही लेयर इवॉपरेट होगा। एंड जैसे ही ऊपर का लेयर इवॉपरेट हो जाएगा नीचे का पार्टिकल जो है वो इवॉपरेट होने लगेगा। मतलब इवॉपरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिनन, सरफेस में जो ऑकर होता है वो प्रोसेस होता है इवॉपरेशन। ठीक है, इसीलिए अगर मैं अगर कनेक्ट करूं कि अगर मैं अभी ये जो समझ गए आप ये पॉइंट सरफेस फिनोमिनन है, ठीक है, सरफेस प्रोसेस होता है इवॉपरेशन। अब आपको पता चल जाएगा कि क्यों हम कपड़े को स्प्रेड करके सुखाते हैं। जितना ज़्यादा आप स्प्रेड करोगे उतना ज़्यादा सरफेस लेवल से पानी का जो मॉलिक्यूल है वो वेपर बनता जाएगा, आपका कपड़ा जो है वो सूखता जाएगा। बट अगर आप जितना सरफेस कम करके डालोगे, निचोड़ के डालोगे, तो जितना सरफेस है उतना ही सूखेगा, अंदर अंदर फिर भी गीला ही होगा कपड़ा। ठीक है, दैट देयरफॉर वी से दैट इवॉपरेशन इज़ अ सरफेस प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए कोई भी चीज़ हम जब सुखाने डालते हैं तब हम मैक्सिमम उसको स्प्रेड करके डालते हैं ताकि उसका जो सरफेस है वो बाहर एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में रहे, बिकॉज इट इज़ अ सरफेस प्रोसेस। ठीक है, सो इवॉपरेशन ऑकर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग। अब इसका जो एग्जैक्ट वो साइंटिफिक प्रोसेस है, हमने जो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था शुरू में, वो यहाँ पे कनेक्ट करना है आपको, काइनेटिक एनर्जी वो सब। ठीक है, सो वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हमेशा पार्टिकल्स मूविंग नेचर में होते हैं, ये आपको पता ही है। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, कोई भी गैस में एक टेम्परेचर में सॉलिड हो या लिक्विड हो, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक ही मैटर हो, ठीक है, मान लो कि एक ही मैटर है बट उसके अंदर के पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होती है। कोई ज़्यादा मूव करता है, कोई धीरे मूव करता है। ठीक है, जो ज़्यादा मूव करता है उसके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, जो बिल्कुल भी धीरे धीरे मूव करता है उसके अंदर कम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कोई भी मैटर हो, भले वो सॉलिड हो लिक्विड हो, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन दैट। ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड्स, अब यहाँ पे हम लिक्विड की बात करें, ठीक है, लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब हमने कहा कि ये इवॉपरेशन फिनोमिना जो है वो सरफेस फिनोमिना है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड में जो सरफेस पार्टिकल हैं वो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी शो करते हैं। एंड सिंस दे शो मोर काइनेटिक एनर्जी, वो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आसानी से तोड़ सकते हैं, जिससे वो ईजिली वेपर बन के उड़ सकते हैं बाहर। ठीक है, वही पॉइंट दिया है। कुछ ज़्यादा मतलब सेंटेंस बहुत बड़ा है, इसका ये मत समझ लेना कि कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है।
सरफेस लेवल के जितने भी पार्टिकल हैं लिक्विड में, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, हायर होती है। एंड काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होना मतलब पार्टिकल्स बहुत ही स्पीड में मूव करते हैं आपस में, ठीक है। तो जैसे ही अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो मान लो कि स्पीड जिसका ज़्यादा हो, वो आपस में पार्टिकल्स के आपस में उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, क्योंकि वो आसानी से अपने आप को वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उनका स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे, वो बाहर वेपर बन के उड़ जाएंगे, ठीक है। दैट इज़ द मेन लॉजिक। सो in case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction from other particles and get converted into vapor, ठीक है। बहुत लंबा सेंटेंस है बट बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है उसके अंदर। This phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation। ये evaporation का definition हुआ, exactly वही है ना evaporation। अगर आप ध्यान दो कि change of liquid into vapor, वहाँ पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर बन के कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर आप मान लो कि एक ग्लास मतलब एक प्लेट में जस्ट मान लो कि आपने एक ग्लास में 5 ml पानी लिया एंड एक प्लेट में भी 5 ml पानी लिया, दोनों को सनलाइट में रख दिया बाहर, ठीक है, एंड 2 दिन तक छोड़ दिया। कौन सा जल्दी इवापरेट होगा? ऑब्वियसली जो प्लेट में है वो इवापरेट होगा क्योंकि उसका सरफेस ज़्यादा है, ठीक है। ग्लास वाला धीरे धीरे इवापरेट होगा क्योंकि उसका सरफेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली वहाँ पे क्या हो रहा है, इवापरेट ही हो रहा है। हम कुछ 100 डिग्री सेल्सियस में तो उसको गर्म नहीं कर रहे उसके बॉइलिंग पॉइंट को रीच करने के लिए। तो हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, वेपर बन रहे हैं। दैट इज इवापरेशन। सो this phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point के below में कोई भी temperature में अगर liquid particles vapor बन रहे हैं, then that process is called as evaporation. I hope you have understood. Now moving on to next topic, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। ये हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया है, फिर भी एक एक्टिविटी में आपको दिया है, 1.14 एक्टिविटी में आपको दिया है, तो वो एक्टिविटी के थ्रू हम एक और बार वो डिस्कस कर लेते हैं कि इवोपरेशन कौन से फैक्टर में डिपेंड होते हैं। मैंने कहा कि सरफेस प्रॉपर्टी है, तो सरफेस आप जितना ज़्यादा रखोगे, स्प्रेड करके रखोगे, उतना ज़्यादा इवोपरेशन, मतलब मोर सरफेस एरिया मोर इवोपरेशन, ठीक है। अगर मोर टेम्परेचर मोर इवापरेशन, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा इवापरेशन होगा। वही क्वेश्चन आ जाएगा, यही क्वेश्चन आपको इसमें आंसर के तौर पे लिखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इन समर आपके क्लोथ्स जो हैं, वेट क्लोथ्स जो हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, वाई? बिकॉज द टेम्परेचर इज़ हाई, ठीक है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होना, इवापरेशन ज़्यादा होना। एंड अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी? एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर कंटेंट है, वाटर वेपर का जो कंटेंट है आपके एटमॉस्फेयर में, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट ईयर 7th में 8th में सब ऑलरेडी कर लिया है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अगर ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो, मतलब रेनी सीजन में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तो कपड़े सूखते हैं जल्दी? नहीं। दैट मीन्स इफ़ द ह्यूमिडिटी इज़ हाई, द इवोपरेशन रेट विल बी वेरी लो। इवोपरेशन डिक्रीज हो जाएगा अगर ह्यूमिडिटी हाई हो। अगर ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं है, इफ़ ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस देन इवोपरेशन इंक्रीजेस, ठीक है। ऐसे थोड़े बहुत इफेक्ट आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। सो उसके लिए एक्टिविटी क्या करना है, अभी मैंने जो प्लेट का एंड ग्लास का जो एक्टिविटी मैंने बताया 5 ml, वही सेम एक्टिविटी है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो अंडर अ फैन के नीचे एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml पानी लेके रख देना है। एंड सेम 5 ml पानी, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश में भी 5 ml पानी लेके फैन के नीचे रख देना है विंडो के पास, ठीक है। एंड तीसरे में भी 5 ml पानी लेना है, किसमें? इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कबर्ड। जो चाइना डिश में आपने 5 ml लिया है, वैसे ही दूसरे चाइना डिश में भी 5 ml पानी लेके आपको कबर्ड के अंदर रख देना है। पहले वाले को कहाँ रखा था? फैन के नीचे और विंडो के पास। तीसरे वाले को आपको कबर्ड के अंदर रख देना है। देन ऑब्जर्व, यू नो द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, किसका इवापरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड कीप इट इनसाइड अ कबर्ड और अ शेल्फ इन योर क्लास।
Record the room temperature. Room temperature, what is the room temperature? Obviously near to 27 degrees Celsius. ठीक है. Record the time or days taken for the evaporation process. मतलब आप पूरा record करोगे कितने दिन तक evaporation हो रहा है, room temperature क्या है, ये सब. ठीक है. Now repeat the 3 experiment. जैसे ये experiment complete हो जाता है, आपका recording आपको मिल गया, observation मिल गया, then you have to repeat it again इन अ रेनी सीजन. रेनी सीजन में भी आपको रिपीट करना है, समर सीजन में भी रिपीट करना है. इसके लिए एक्चुअली मंथ्स लग जाएंगे. दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. यू कैन अज्यूम व्हाट विल बी द आंसर. यू नो एक्चुअली व्हाट विल बी द आंसर. ठीक है. सो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या इन्फरेंस, कंक्लूजन क्या लिखना है. वॉट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. मतलब टेम्परेचर के वजह से इवॉपरेशन का क्या फ़र्क पड़ रहा है, इवॉपरेशन में क्या फ़र्क पड़ रहा है. सरफेस एरिया के वजह से इवॉपरेशन में क्या असर पड़ रहा है. विंड वेलोसिटी मतलब हवा तेज़ होने पर इवॉपरेशन में क्या असर पड़ रहा है. ये सब आपको अलग अलग से कंक्लूजन करना है. सो मूविंग ऑन टू द रेट ऑफ इवॉपरेशन. ऑब्जर्वेशन क्या होगा, ऐसे ही हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, फिर भी बता देती हूँ. रेट ऑफ इवॉपरेशन क्या होगा. एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया. द रेट ऑफ इवॉपरेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा इवॉपरेशन. वी नो दैट इवॉपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन. इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवॉपरेशन ऑल्सो इंक्रीज. फॉर एग्जाम्पल, while putting clothes for drying up, we spread them out. जितना भी आप वेट क्लोथ्स सुखाने के लिए डालते हो, वी मैक्सिमम स्प्रेड इट आउट बिकॉज टू ड्राई वेरी फास्टर, इवॉपरेशन ज़्यादा होने के लिए. ठीक है. दैट देयरफॉर वी कैन से दैट एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया देन द रेट ऑफ इवॉपरेशन विल इंक्रीज. नाउ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है. रेट ऑफ इवॉपरेशन इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. नो डाउट टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इवॉपरेशन रेट ज़्यादा होगा. विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी to break the force of attraction between the particles and they will convert it into vapor form. So an increase of temperature also lead to the increase in rate of evaporation. Third one, a decrease in humidity. ये मैंने already बता दिया था. Humidity is the amount of water vapor present in the air and जैसे ही humidity decrease होगा atmosphere में, evaporation rate increase होगा. अगर humidity ज़्यादा होगा तो increase होगा तो evaporation rate उतना कम हो जाएगा. The air around us cannot hold more the air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. मतलब आपका जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर एक पर्टिकुलर मैक्सिमम अमाउंट होता है कितना वो वाटर वेपर होल्ड करके रखते हैं. अगर मैक्सिमम वाटर वेपर उनके अंदर ऑलरेडी है एटमॉस्फेयर के अंदर तो वो ज़्यादा और लेंगे नहीं. मतलब इवॉपरेशन रेट बहुत ही कम हो जाएगा. ठीक है. और जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी वाटर वेपर का लेवल कम हो जाता है तो इवॉपरेशन बढ़ने लगेगा. इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवॉपरेशन डिक्रीजेस. नाउ द फोर्थ कंक्लूजन इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड. मान लो कि आपने कपड़े सुखाने के लिए रखा है एंड बहुत ही तेज़ी से हवा चल रही है तो आप क्या कहोगे, हाँ कपड़े जल्दी सूख जाएंगे. वाई? बिकॉज whenever an increase in the wind speed is there the evaporation rate will also increase. Why? Because it is common observation that clothes dry faster on a windy day. With this the increase in the wind speed the particles of water vapor move away with the wind. मतलब ह्यूमिडिटी जो है वो एक जगह रहेगा नहीं. जितना ज़्यादा विंड स्पीड रहेगा उतना ज़्यादा वाटर वेपर को वो दूर लेके जाएगा एंड जहाँ पे क्लोथ है, आप जहाँ पे इवॉपरेशन के लिए आपने रखा है उसके पार्टिकल्स नए नए से सरफेस एरिया में वो इवॉपरेट होते जाएंगे. ठीक है. सो इफ़ द विंड स्पीड इज़ वेरी हाई देन द इवॉपरेशन रेट विल बी ऑल्सो वेरी हाई. सो I hope you have understood the factors affecting evaporation. कौन से ऐसे फैक्टर है जो इवॉपरेशन में अफेक्ट करते हैं. कौन से फैक्टर हैं. 4 फैक्टर हैं बेसिकली. फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया, सेकेंड वन ह्यूमिडिटी, थर्ड वन विंड स्पीड, फोर्थ वन टेम्परेचर. ठीक है. तो ये चारों फैक्टर इवॉपरेशन में डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू वन क्वेश्चन विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. हाउ डज इवॉपरेशन कॉज कूलिंग. कैसे इवॉपरेशन कूलिंग इफेक्ट लाता है. कूलिंग इफेक्ट लाता है इवॉपरेशन कभी. देखते हैं चलो. ड्यूरिंग इवॉपरेशन हाई एनर्जी पार्टिकल्स लीव द सरफेस. ठीक है. जैसे ही इवॉपरेट होगा तो जितने भी सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो वेपर बन के उड़ जाएंगे ऊपर की तरफ, सरफेस की तरफ उड़ जाएंगे. ठीक है. सो हाई एनर्जी पार्टिकल्स विल लीव द सरफेस एज वेपर्स. Now this result in the decrease of average kinetic energy in the remaining particles. जितने भी वो कपड़े में जितना भी पार्टिकल्स हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है और भी
डिक्रीज हो जाएगी. So this will result in the decrease average kinetic energy in the remaining particles. Particles absorb heat from the surroundings. मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो उनको ज़्यादा मूव करने के लिए वो क्या करेगी, एटमॉस्फेयर से जितना हीट है वो वापस उल्टा खींच लेगी. तो हीट एटमॉस्फेयर से अंदर खींचना मतलब एटमॉस्फेयर में कूलिंग इफेक्ट आना. आप देख सकते हो कि जब भी गर्मी पड़ती है ज़्यादा समर सीजन में, हम कपड़े गीले करके विंडोज़ में डालते हैं. वाई? टू गेट अ कूलिंग इफेक्ट. ठीक है, यहाँ पे वही है कि इवॉपरेशन प्रोसेस से हम कूलिंग इफेक्ट ला रहे हैं. बहुत सारे आपने देखे होंगे कि पानी मतलब भीगे कपड़े या भीगे जो शीट्स हैं, ग्रीन कलर के शीट्स हैं, प्लास्टिक शीट्स हैं, वो सब गीला करके हम डालते हैं. या तो जो कॉयर है, ठीक है, कोकोनट से बने होते, जूट के बने होते फाइबर्स हैं, उनको भी गीले करके हम डालते हैं. दैट इज़ बिकॉज इवॉपरेशन रेट से कूलिंग इफेक्ट आता है. उसके जो पार्टिकल्स हैं वो जैसे ही बाहर निकल जाते हैं तो वो खुद हीट को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, ताकि हम जहाँ पे हैं उतने एटमॉस्फेयर का हीट थोड़ा कम हो जाए. ठीक है, तो दैट obviously it will bring the cooling effect. The particles will absorb heat from the surroundings and this will cause cooling. ये direct question है. indirectly पूछ सकते हैं कि why do we use wet clothes on the why do we hang wet clothes in summer. ठीक है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, टू गेट अ कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू इवॉपरेशन. तो ये सेम चीज़ इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं. आपको सिर्फ थोड़ा लॉजिक लगाना होगा कि क्यों यूज़ करते हैं. ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली सोच लेना कि ये फर्स्ट चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर रिलेटेड है, तो उसके हिसाब से जो भी प्रोसेस है आप उसमें लिख देना. ठीक है, सो हाउ डज इवॉपरेशन कॉज कूलिंग, या तो क्यों हम विंटर में जब कपड़े सुखाते तो कम इवॉपरेशन रेट होता है, या कपड़े जल्दी सूखते क्यों नहीं है, या समर सीजन में वाई द वेट क्लोथ्स विल ड्राई अप वेरी फास्ट, या तो क्यों समर में हम कॉटन कपड़े पहनते हैं, वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. क्यों? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स जो हैं वो जल्दी आप जो पसीना है आपका या तो जितने भी स्वेटिंग होती है दैट इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉटन क्लोथ्स वेरी वेल एंड ऑल्सो इट इज़ ड्राइड फास्ट. कॉटन कपड़े जो हैं वो ड्राई भी हो जाते हैं जल्दी. इवॉपरेशन रेट ज़्यादा बढ़ जाती है उसमें कॉटन में. अगर आप वुलन क्लोथ्स पहनो ऑब्वियसली आपका बॉडी भी ज़्यादा वार्म रहेगा, आपको ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा एंड वो क्लोथ जो है वो उल्टा इवॉपरेशन रेट कम कर देगा. ठीक है, सो इसीलिए समर में हम कॉटन कपड़े पहनते. तो ऐसे वाले जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उसके भी आंसर करना, इसमें से लॉजिक में से आप सीख लेना. सो ऑलमोस्ट आ चैप्टर इज़ ओवर नाउ. इवॉपरेशन तक ही है आपके चैप्टर में. सो इन टुडेज़ क्लास हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं. सब्लिमेशन, डेपोजिशन, इवॉपरेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवॉपरेशन. ठीक है, तो आई थिंक टुडेज़ क्लास इतना काफ़ी है. नाउ वी विल डू इट इन नेक्स्ट क्लास. जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. नाउ टिल देन बाय.